Hello students, in the last lecture we were discussing about types of non-ideal solutions. We classified these non-ideal solutions into two categories. First category was the solutions showing positive deviation, and the second category was the solutions which show negative deviation from Raoult's law. So the topic, that is the ideal solution and non-ideal solution, it is completed, and today we are going to start a new topic, that is colligative properties. So what are colligative properties? इसका जो कंसेप्ट है वो आता है सॉल्यूशन से। हम एक सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं और इस सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, दीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने इन सॉल्यूशंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेपर प्रेशर आ गया, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सेट्रा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जब स्टडी की गई एक सॉल्यूशन की, तो हमें ये पता चला कि इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का डाला गया है इस पे डिपेंड करती हैं और उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयर आर a few properties which depends on amount of solute present in the solution and do not depend on nature of solute. और इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को बोला गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारे इस टॉपिक का जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशंस को प्रिपेयर किया, सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर हो सकता है, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सॉल्यूशन की, ठीक है। और जब इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो हमें ये पता चला कि इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड किया है सॉल्यूशन बनाने के लिए उस पे डिपेंड करती हैं और नेचर पे डिपेंड नहीं करती। दे डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को बोला गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन हो जाती है द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन which depends on number of particles of solute and do not depend on nature of solute. So these are called colligative properties. क्या क्या colligative properties हैं? First, relative lowering in vapor pressure. तो यहां पर लिख सकते हैं there are 4 colligative properties.
फर्स्ट है ये, सेकंड इज ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड इज एलिवेशन in boiling point, and fourth is depression in freezing point. So these are the four colligative properties that we have to discuss in this topic. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हमने पीछे एक टॉपिक डिस्कस किया था, लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस के हमने दो केस लिए थे। पहले केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में लिए गए थे, और दूसरा केस था ये वाला जिसमें सॉल्यूट लिया था सॉलिड स्टेट में और सॉल्वेंट लिया था लिक्विड स्टेट में। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन हमारे पास कैसी मिलेगी, लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगी। अब इस केस में जो सॉलिड लिया गया था ये कैसा था, नॉन वोलेटाइल, मतलब डू नॉट इवेपोरेट, द सॉल्यूट डू नॉट इवेपोरेट, इसका मतलब हुआ। और लिक्विड जो है वो वोलेटाइल था, वोलेटाइल का मतलब इट इवेपोरेट्स। तो आपको अगर ध्यान हो, पहले हमने क्या किया था, एक कंटेनर के अंदर हमने पहले प्योर लिक्विड लिया और इस प्योर लिक्विड का हमने वेपर प्रेशर मेजर किया। तो वेपर प्रेशर हमने लिखा था P0A, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन द प्योर स्टेट। अब इस कंटेनर में क्या हो रहा होगा, क्योंकि प्योर लिक्विड है तो यहाँ पर पूरी सरफेस पे सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ही होंगे और इस वजह से वो मैक्सिमम अमाउंट में इवेपोरेट हो रहे होंगे इस कंटेनर के अंदर। लेकिन जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम इस लिक्विड के अंदर सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। अब देखो सॉल्यूट हमारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल, ये इवेपोरेट हो नहीं सकता। तो इस वजह से जो सॉल्यूशन बनेगी, इस सॉल्यूशन के अंदर जो सरफेस का पार्ट है, अब उस सरफेस के पार्ट में कुछ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के भी आएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के भी आएंगे। सॉल्यूट इवेपोरेट हो नहीं सकता, सिर्फ सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन जो बनेगी, इसका वेपर प्रेशर जो आएगा उसको हमने मान लिया PS, और यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट ही है जो कि वेपराइज हो रहा है, सॉल्यूट वेपराइज नहीं होता। तो हमने एक इक्वेशन लिखी थी जब ये टॉपिक डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जनरली हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इट इज इक्वल टू PS, और PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाया था हमने ये इक्वेशन लिखने के लिए। अब A जो है वो है हमारा सॉल्वेंट और B जो है वो है हमारा सॉल्यूट। अब सॉल्यूट तो वेपराइज हो नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, PS इज इक्वल टू PA, ये आया था। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन दिस सॉल्यूशन। और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग PA इज इक्वल टू XA इंटू P0A। तो ये आया था अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं बच्चों पीछे, तो इसको ऐसे लिखा। अब क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, इसका वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन रिड्यूस हो गई। ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आता है। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे इसको, ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट क्या मिलेगा हमें, PS इज इक्वल टू XA इंटू P0A। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, इस टर्म को P0A को हम ले जाते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो PS अपॉन P0A इज इक्वल टू XA। XA क्या है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया था, वी सबट्रैक्ट बोथ द साइड्स फ्रॉम 1। तो सबट्रैक्ट बोथ साइड्स, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड ऑफ इक्वेशन थर्ड
फ्रॉम 1, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ये आ गया। अब देखो 1 माइनस एक्स ए जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू एक्स बी। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में पी नॉट ए माइनस पी एस ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कितना वेपर प्रेशर कम हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहले वेपर प्रेशर कितना था जब प्योर सॉल्वेंट लिया था तब, और सॉल्यूशन बनाने के बाद वेपर प्रेशर कितना आया, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या पता चलेगा कितना वेपर प्रेशर कम हो गया सॉल्यूट डालने की वजह से। और जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं पी नॉट ए से, तो ये बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग, पहले के मुकाबले में कितना कम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जिन बच्चों को ये बात समझने में दिक्कत आती है कि रिलेटिव लोअरिंग किसको कह रहे हैं, यहां पर ये समझ लो, मान लो हमारे पास पहले वेपर प्रेशर आ रहा था 10 mmHg, सॉल्यूशन बनाने के बाद वेपर प्रेशर हो गया 6 mmHg, तो 10 माइनस 6 कितना घट गया, 4 mmHg घट गया। और पहले के मुकाबले में कितना घट गया, तो 4 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 2/5। तो पहले के मुकाबले 2/5 वेपर प्रेशर कम हो गया। ये है रिलेटिव लोअरिंग। और ये था 10 माइनस 6 जो आया था, ये था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज को। अब ये रिलेटिव लोअरिंग किसके बराबर आ रही, एक्स बी, और एक्स बी क्या है, एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो बच्चों, यहां पर हम एक्स बी की अगर वैल्यू पुट करें तो एक्स बी जो है वो किसके बराबर होता है, एक्स बी इज इक्वल टू number of moles of solute upon total number of moles of all the component in the solution, इसके बराबर होता है। तो अब हम इस इक्वेशन 4 को क्या लिख सकते हैं, P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A इट इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। ये इक्वेशन चेंज हो गई। NB क्या है, NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें पता है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दे एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। और हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अभी हमने क्या लिखी थी, द फिजिकल प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर आ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहां से आप इस इक्वेशन का यूज करके ये कह सकते हैं कि दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह लो या नंबर ऑफ मोल्स कह लो। ये इक्वेशन अप्लाई होती है जब हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड है। अब अगर मान लो द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, if the solution is dilute, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोला यहां पर, जब कंसंट्रेशन वेट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन 5%। तो 100 ग्राम अगर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं और उस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर मैंने 5 ग्राम से कम सॉल्यूट अगर डाला है तो उसको कह रहा है यहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन बना रहे हो तो ये इक्वेशन जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट विल बी वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस वजह से हेंस इन डिनोमिनेटर we can neglect NB as compared to NA। तो NA के कंपैरिजन में आप NB को नेग्लेक्ट कर सकते हो अगर सॉल्यूशन जो है वो क्या है, डाइल्यूट है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आप 5% से भी कम सॉल्यूट ऐड कर रहे हो किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए,
तब उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या हो जाएगी, अब ये इक्वेशन मिल जाती है P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, इट इज इक्वल टू NB अपॉन NA। तो इस इक्वेशन को हमने चेंज कर दिया। दिस इज फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में बोलेंगे हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर मैं यहां पर NB और NA का फॉर्मूला लिख दूं तो NB का फॉर्मूला क्या होगा, WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय NA का फॉर्मूला क्या होगा, WA अपॉन MA। तो P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, इट इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। अब WB क्या है यहां पर, WB है वेट ऑफ सॉल्यूट, जो आपने डाला, वेट ऑफ सॉल्यूट। और WA क्या है, दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए लिया। MA क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और MB क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये भी नोट कर लेना, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। तो आपको ये दो इक्वेशन याद रखनी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये अगर कोई पूछे कि प्रूव करके बताओ तो आपको ये इक्वेशन डिराइव करनी होगी। MB is molecular mass of solute। तो नेट ओवरव्यू अगर मैं लिखूं यहां पर, तो फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, इट इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। ये इक्वेशन आई फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस दिस इक्वेशन चेंजेस टू NB अपॉन NA। तो ये दो इक्वेशन याद रखना बच्चों, जो हमें यूज करनी है आगे इस कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में। अब ये जो इक्वेशन आई, इसको हमने बोला दिस इज फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इस इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है। क्या है वो इंपॉर्टेंट यूज, वो यूज है this colligative property, it can be used to determine molecular mass of an unknown solute। मान लो एक नया केमिकल कंपाउंड आप डिस्कवर करते हैं और आपको इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिटरमाइन करना है। तो आज के टाइम पे तो क्या है, हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली ऐसे केमिकल कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जो नए डिस्कवर होते हैं। लेकिन जब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था, उस टाइम पर इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता था मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए। कैसे करते थे मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन, तो देखो इसके लिए हमारे पास एक 3 स्टेप का प्रोसीजर है। क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो हम एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं उस अननोन कंपाउंड की। डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे तो अभी आपको बताया था कि आप 5 ग्राम से कम सॉल्यूट डाल दो और 95 ग्राम वाटर ले लो, तो आपकी 100 ग्राम तो सॉल्यूशन बन जाएगी। और इस 100 ग्राम में आपका सॉल्यूट जो है वो 5 ग्राम या उससे कम है, तो इसको बोला जाएगा एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को बनाने के बाद पहले तो एक कंटेनर ले लो जिसमें हमारे पास मैनोमीटर लगा हो। पहले प्योर वाटर का वेपर प्रेशर निकाल लो। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आएगा P नॉट A। इसके बाद ऐसा ही एक और कंटेनर ले लो जिसके अंदर मैनोमीटर लगा हो और इसके अंदर अब ये सॉल्यूशन डाल दो जो हमने प्रिपेयर की थी। तो इसका जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो मैनोमीटर बता देगा हमें। इसका वेपर प्रेशर आ गया PS। कितना सॉल्यूट डाला है ये तुम्हें पता है, कितना सॉल्वेंट था ये तुम्हें पता है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास भी पता है तुम्हें, वाटर दिया था। तो WB पता है, MA पता है, WA पता है, P नॉट A मैनोमीटर बता देगा प्योर लिक्विड का, और PS ये मैनोमीटर बता देगा सॉल्यूशन का। तो तुम्हें सारी चीजें पता है।
एम बी जो नहीं पता था वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। तो आपको आगे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा ऐसे अननोन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इसको यूज किया जा सकता है टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन अननोन कंपाउंड इन दिस वे। तो इस वजह से बच्चों ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इसके अब हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ये इसकी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। पहला न्यूमेरिकल है vapor pressure of 2.1% of aqueous solution. Question first, vapor pressure of 2.1% of a non-aqueous solution is 755 mmHg. Calculate the molecular mass of solute. Calculate molecular mass of solute. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है। सबसे पहले इन्होंने दिया 100 ग्राम सॉल्यूशन है, परसेंट का मतलब 100 ग्राम हो गया, और इसमें सॉल्यूट कितना है 2.1 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन 100 थी, सॉल्यूट इतना है, तो सॉल्वेंट हो गया 100 माइनस 2.1, क्या आएगा आंसर 97.9 ग्राम। ये वेट आ गया सॉल्वेंट का। अब इन्होंने एक हिंट और दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ दिस परसेंट ऑफ अ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो हमारी कैसी है, यहां पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आएगा बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है। तो क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन दिया गया, इसका ये मतलब हुआ सॉल्वेंट इज वाटर, और वाटर अगर सॉल्वेंट है तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमें पता है 80 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। नेक्स्ट इसने हमें ये दे रखा है कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आ रहा है 755 mmHg, और हमसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा इस सॉल्यूट का, इस अननोन सॉल्यूट का। तो यहां पर आपको प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर लेना होगा दैट विल बी 760 mmHg। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 A, इट इज इक्वल टू, डाइल्यूट सॉल्यूशन की तो हम फॉर्मूला सीधा यूज करेंगे WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। P0 A 760, PS 755, P0 A 760, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया 2.1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये हमें कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का 18 ग्राम और वेट कितना था 97.9 ग्राम। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 760, इट इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई कर लो इसको यहीं पर, तो इनटू 97.9 डिवाइडेड बाय 2.1 इंटू 18 इट इज इक्वल टू MB। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा, इसको 1 अपॉन MB डिनोमिनेटर में लिखना,
तो यहां पर जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा NB इज इक्वल टू 58.7 ग्राम। तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया इस अननोन सॉल्यूट का। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आज दी जाएंगी जिसको आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे।